In this video lecture, we are going to talk about drug agonists. What are agonists and what are their types? हम agonist और उनकी types को देखेंगे. सबसे पहले अगर मैं define करूँ agonists को तो these are any ligands that must have two properties. ठीक है, ligands having two properties. Number one, it binds receptor, and number two, it must stimulate the receptor. So agonists are ligands that will bind the receptor and in turn stimulate that receptor. अब अमूमन होता यह है कि जो बहुत से ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जो कि बाइंड तो करते हैं, ठीक है, दे विल बाइंड बट दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स. उनको हम कहते हैं वो हैं एंटेगोनिस्ट, यानी एगोनिस्ट के एंड ऑपोजिट. ठीक है, यानी कि वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ठीक है, सो एगोनिस्ट होने के लिए दो प्रॉपर्टीज ज़रूरी हैं कि एक तो वो बाइंड भी करे और कोई ना कोई वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस करे. अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट वही आ जाता है जो हमने पिछली वीडियो में रिसेप्टर में देख लिया था कि हमारे पास एक ये ड्रग रिसेप्टर है, ठीक है, या कोई भी रिसेप्टर है, ठीक है. तो उसके ऊपर क्या होगा कि ड्रग ने आकर बाइंड करना है और जो यानी कि उस रिसेप्टर के ऊपर आपके पास लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास एक इफेक्टर डोमेन है. ठीक है, यानी वो बाइंड करेगी एक जगह से और दूसरी जगह से वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, यानी वो स्टिमुलेशन देगी और कोई ना कोई स्टिमुलेशन के रिजल्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी अकर होगी. ठीक है, तो ये है. अब हम देखते हैं कि इसको हमने कह दिया ना ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, या इसको हम कह देते हैं एफिकेसी. तो ये जो बाइंडिंग डोमेन है इसको हम कहते हैं एफिनिटी, ड्रग एफिनिटी. ठीक है, और ये ड्रग इंट्रिंसिक एक्टिविटी है जो कि फैक्टर डोमेन से प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसको हम एफिकेसी भी कहते हैं. एफिकेसी क्या है कि मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है विद इन सेल जस्ट बिकॉज ड्रग उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गई है, इसलिए. अब एगोनिस्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम इसकी टाइप्स देखते हैं. ठीक है, इट हैज़ मैनी टाइप्स. द मेन वन आर नंबर वन. ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं. नंबर वन इज़ फुल एगोनिस्ट. फुल एगोनिस्ट क्या है? हमारे पास फुल एगोनिस्ट की डेफिनेशन ये कि इट इज़ एन एगोनिस्ट दैट विल bind the ligand binding domain and will produce maximum effect, या it will fully stimulate the receptor, या आप कह लें कि it will produce maximum response. ठीक है, ये है फुल एगोनिस्ट. उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो होता है पार्शियल एगोनिस्ट. पार्शियल एगोनिस्ट क्या है कि इट विल फुली बाइंड, वही लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन को मैं LBD लिख रही हूँ. ठीक है, it will bind to the ligand binding domain just as full agonist, but it will not fully stimulate, rather it will partially stimulate the receptor. ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है. अगर मैं डायग्राम बनाकर दोनों को आपको समझाऊं तो कैसे है कि हमारे पास ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा रिसेप्टर है. ठीक है, अब यहाँ पर एक ड्रग आके बाइंड की, ठीक है, और ये इफेक्टर डोमेन्स हैं. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक ड्रग आकर बाइंड करेगी. ठीक है, और ये अब जो फुल एगोनिस्ट है, ठीक है,
उसने क्या करना है, फुली वो बाइंड कर रही है और फुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो पार्शली बाइंड, मतलब बाइंड तो वो दोनों तरफ से की है, लेकिन उसने जो रिस्पॉन्स है वो हाफ दिया है, हाफ रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, यानी वो पार्शियल रिस्पॉन्स दे रहा है। इसको हम कहते हैं, ये है सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स। ये क्या था, ये था मैक्सिमल रिस्पॉन्स, ये है सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स। इसमें ना ये असल में बात है कि जो फुल एगोनिस्ट होता है ना, अगर लेट्स सपोज आपके बॉडी में 10 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और अगर ये 2/10 रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करेगा तब भी मैक्सिमम रिस्पॉन्स ही देगा, 10 में से 10 रिसेप्टर भी बाइंड कर जाए तब भी ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स ही देगा। लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट का ये होता है कि अगर 10 रिसेप्टर्स हैं और वो 10 के 10 को भी बाइंड कर दे तब भी उसने सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स ही देना है, ठीक है। तो ये है। और फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जब हम एक ड्रग फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं सारी चीज़ों के लिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह पता है क्या है कि ना हमारे पास बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई ड्रग है जो कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है, ठीक है, और अगर आप उसकी डोज बढ़ा दें तो वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन से रिस्पायरेटरी अरेस्ट कॉज कर देगी, यानी आपका जानवर हाइपोक्सिया की वजह से, यानी सांस ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स को हम इस वे में फॉर्मुलेट करते हैं कि वो पार्शियल एगोनिस्ट्स हों, ताकि उसके जो डिप्रेशन वाले इफेक्ट्स हैं वो कम रहें, ठीक है। आप उसको जो उसकी नॉर्मल डोज पे देते हो जब ड्रग दो तो इफेक्ट्स थोड़े से कम हों, क्योंकि हमने अपने जानवर को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन से मारना नहीं है, ठीक है। तो उन सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से फिर उन ड्रग्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है, या वो उस तरह की ड्रग्स को सिलेक्ट किया जाता है, या यू कैन से कि नेचर हैज़ मेड दिस फिनोमेना फॉर दैट ड्रग्स। अच्छा, इधर ही तीसरी चीज़ भी बताती हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है एंटेगोनिज्म। एंटेगोनिज्म क्या है? एंटेगोनिज्म में ये है कि बाइंडिंग तो है, बाइंडिंग ये वाले पॉइंट प्रेजेंट है कि द लाइगेंड विल बाइंड टू द लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन बट इट विल प्रोड्यूस नो रिस्पॉन्स, ठीक है, नो स्टिमुलेशन, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। इसकी अगर डायग्राम बनाई जाए तो वो कैसे बनेगी, ये हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है, ये आके ड्रग बाइंड कर गई लेकिन कोई भी स्टिमुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये है एंटागोनिज्म। इस लिहाज से आप कह सकते हैं अगर हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, ये है फुल एगोनिस्ट, ये है पार्शियल एगोनिस्ट और ये है एंटागोनिस्ट। तो अभी तक हमने क्या बात की है, इधर बाइंडिंग है, इधर भी बाइंडिंग है, इधर भी बाइंडिंग है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, फुल एगोनिस्ट में वो मैक्सिमम है, इसमें सब मैक्सिमल है और इसमें नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एफिकेसी की बात कर लें तो एफिकेसी इसमें फुल एफिकेसी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमल रिस्पॉन्स को ही एफिकेसी बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फुल एफिकेसी है, ये यहाँ पे पार्शियल एफिकेसी है, यहाँ पर ज़ीरो एफिकेसी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, यहाँ पर पार्शियल इंट्रिंसिक एक्टिविटी को मैं IA लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ज़ीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, यानी रिसेप्टर से बाइंडिंग तो हो गया लेकिन नीचे कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, हम ओपियोइड्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के ओपियोइड्स होते हैं, एक हैं एंडोजिनस ओपियोइड्स और एक हैं एक्सोजिनस ओपियोइड्स। एंडोजिनस ओपियोइड्स मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। आप लोग को पता होगा एंडोर्फिन्स, ठीक है, उसके अलावा एनकेफेलिन्स, डायनोर्फिन्स, ये क्या है, ये एंडोजिनस ओपियोइड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सोजिनस ओपियोइड्स हैं वो क्या हैं, मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोकेन है, ठीक है, उसके अलावा फेंटेनाइल है। तो ये सारे क्या, ये एक्सोजिनस ओपियोइड्स हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जितने भी एंडोजिनस और एक्सोजिनस
वो हैं ओपियोइड्स हैं, वो सारे फुल एगोनिस्ट की कैटेगरी में हैं, यानी वो बाइंड भी फुली करेंगे और उसके बाद वो उनकी एफिनिटी, यानी बाइंडिंग क्या है, बेसिकली एफिनिटी है, ठीक है। दे हैव गुड एफिनिटी एंड गुड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी मैक्सिमम रिस्पॉन्स, वो सारे क्या हैं, फुल एगोनिस्ट हैं। पार्शियल एगोनिस्ट में हमारे पास एक ओपियोइड की क्लासिकल एग्जाम्पल आती है जो कि है ट्रामाडोल। ये जो है ये पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है। इसका यानी बाइंडिंग तो फुल होगी लेकिन ये इसका रिस्पॉन्स सब मैक्सिमल होगा। उसके बाद एंटागोनिस्ट की एग्जांपल आप नेक्सोलोन ले लें, ठीक है। नेक्सोलोन क्या है, ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि ओपियोइड्स में आपके पास एक ही एंटागोनिस्ट आता है जो कि इवन आपसे कोई भी वाइवा वॉइस वगैरह क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ नेक्सोलोन। ये ओपियोइड एंटागोनिस्ट ही है, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, ये रिसेप्टर्स वगैरह से बाइंड तो कर जाएगा लेकिन कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिसेप्टर टाइप्स को देखते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं सुपर एगोनिस्ट, ठीक है। सुपर एगोनिस्ट क्या है कि it is defined as some drugs that will elicit or produce greater effect at some specific receptors than the defining receptor agonist। यानी इसकी आपको एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी कि आपके पास क्या है, आपके पास एक ड्रग है मॉर्फिन, ठीक है। हम कहते हैं कि जो मॉर्फिन है, ठीक है, वो ओपियोइड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। लेट्स सपोज उसने क्या किया, इतना रिस्पॉन्स मैक्सिमल इतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन अब ओपियोइड रिसेप्टर के लिए डिफाइनिंग ड्रग क्या है, मॉर्फिन है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आप कोई और ड्रग उस देते हैं ओपियोइड रिसेप्टर पे ही वो जाके एक्ट करे और वो ओपियोइड मॉर्फिन से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ अ सुपर एगोनिस्ट। फॉर एग्जांपल आपने क्या दिया, फेंटानाइल की एग्जांपल देते हैं। फेंटानाइल जो है वो 100 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट अगर हम देंगे तो 100 टाइम्स ऊपर ज़्यादा आएगा, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो क्या है कि इस चीज़ को हम कहते हैं सुपर एगोनिज्म। बेसिकली सुपर एगोनिज्म हम की बात हम तब कर रहे होते हैं जब हम दो ड्रग्स को कंपैरेटिव वे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक रिसेप्टर के ऊपर एक ड्रग है, वो इसकी डिफाइनिंग ड्रग है कि वो एक लेवल का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन देन देयर इज़ अनदर ड्रग दैट विल प्रोड्यूस मोर और लाइक ग्रेटर इफेक्ट एट दैट सेम रिसेप्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, वो है हमारे पास आती है को एगोनिस्ट, ठीक है। व्हाट आर को एगोनिस्ट? को एगोनिस्ट बेसिकली these are defined as drugs that may not produce response on their own but require action of multiple compounds to produce the effect. For example, हमारे पास एक रिसेप्टर है NMDA रिसेप्टर। ये रिसेप्टर काम आते हैं सिडेशन वगैरह बॉडी के अंदर कॉज करने में, ठीक है। इनके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स आके एक्ट करती हैं और सिडेशन वगैरह कॉज करती हैं, यानी पेन जो है वो आपकी कम होती है। अब हमारे पास बॉडी के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक है ग्लूटा में, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक है अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ठीक है। अब इंडिविजुअली ग्लूटामेट जो है उसके और बहुत सारे फैक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, ग्लाइसिन के भी अपने और बहुत सारे काम हैं, बट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सिडेशन इन दोनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अलोन ग्लूटामेट और अलोन ग्लाइसिन विल नॉट एक्ट ऑन दीज रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस सिडेशन, सो दे विल कम टुगेदर, विल एक्ट टुगेदर टू एक्ट ऑन NMDA रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस सिडेशन। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज को एगोनिज्म और को एगोनिस्ट। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो मेन इन सारे एगोनिस्ट हैं ना, उनमें एक फुल एगोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट दैट। पार्शियल एगोनिस्ट इज इंपॉर्टेंट। एंटागोनिस्ट क्या है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन एंटागोनिस्ट पे वी विल आल्सो हैव अनदर वीडियो जिसमें हम एंटागोनिस्ट की फिर डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। और उसके अलावा दिस वन इनवर्स एगोनिस्ट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। इन वर्स एगोनिस्ट क्या होता है, ठीक है। बाकी सुपर एगोनिस्ट, को एगोनिस्ट, और इसके अलावा आई विल ब्रीफ अबाउट 2-3 मोर टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट जो कि यू शुड नो अबाउट दैम, बट दीज आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो फिनोमेना के जो आपसे पेपर वगैरह में पूछा जाए एज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इनवर्स एगोनिस्ट अब क्या होता है? इनवर्स एगोनिस्ट की डेफिनेशन समझाने से पहले एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। कॉन्स्टिट्यूटिव
एक्टिविटी, ठीक है, इसका पता होना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, ठीक है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि विदाउट बाइंडिंग ऑफ द विदाउट इवन बाइंडिंग ऑफ एनी एगोनिस्ट सम रिसेप्टर्स कीप ऑन प्रोड्यूसिंग बेसल लेवल रिस्पॉन्स। यानी क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ एगोनिस्ट सम रिसेप्टर्स प्रोड्यूस बेसल लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें, हमारे पास ये स्टमक है, ठीक है, और स्टमक के अंदर हमें पता है हमारे पास डिफरेंट पैराइटल सेल्स हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स का काम क्या है कि उन्होंने HCl प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, और इनके ऊपर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टामीन रिसेप्टर्स। HR में लिख रही हूँ, ठीक है। H1 रिसेप्टर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये 7 पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये रिसेप्टर्स इन सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि इवन दो देर इज़ नो हिस्टामीन बाइंडिंग, ठीक है, इवन देन हिस्टामीन आके ना भी इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करे, लेट्स सपोज देयर आर 100 रिसेप्टर्स इन स्टमक, 100 histamine receptors, H1 receptors are present in the stomach, तो इवन दो हिस्टामीन अभी बाइंड किसी रिसेप्टर के साथ नहीं है, तब भी समवट 20 रिसेप्टर्स जो हैं वो HCl प्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है, वो एक बेसल लेवल ऑफ एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब अगर हिस्टामीन आके बाइंड कर जाएगी तो 100 रिसेप्टर्स जो हैं वो HCl प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक हिस्टामीन बाइंड नहीं कर रही तो तब तक ये जो 20 रिसेप्टर्स HCl प्रोड्यूस कर रही हैं विदाउट बाइंडिंग ऑफ हिस्टामीन, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ये है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो इन्वर्स एगोनिज्म का फिनोमेना है, अब ये क्या कहता है कि इंट्रिंसिक एगोनिस्ट आर बेसिकली द लाइगेंड्स और ड्रग्स दैट बाइंड टू रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। यानी वो आएंगे, वो इधर बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स के साथ, और ये जो 20 रिसेप्टर थोड़ा थोड़ा HCl प्रोड्यूस करें, उन 20 की एक्टिविटी भी ये ख़त्म कर देंगे। सो दीज आर इन्वर्स एगोनिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ें आपको ग्राफ से समझाऊँ, लेट्स सपोज वी हैव दिस ग्राफ, और इसके अंदर हमारे पास ये है बेस लाइन, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये है फुल एगोनिस्ट, ठीक है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है। ये क्या है, ये है पार्शियल एगोनिस्ट, कि हमारे पास पार्शियल रिस्पॉन्स आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये है एंटेगोनिस्ट, जिसको हम न्यूट्रल एगोनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये नो रिस्पॉन्स, दिस इज़ 0, दिस इज़ 100, दिस इज़ 50, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक आता है इनवर्स एगोनिस्ट। अच्छा, ये बात याद रखना, इनवर्स एगोनिस्ट में भी फुल इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं, फिर हमारे पास इसी तरह पार्शियल इनवर्स एगोनिस्ट आते हैं। लेकिन आई एम नॉट राइटिंग इट कि ये बात आपकी अंडरस्टैंडिंग की है, ठीक है। अगर लाइक इफ़ आई राइट इट तो वो ज़्यादा थोड़ी खिचड़ी से बन रहेगी। सो जस्ट कीप इट कि दिस इज़ एन इनवर्स एगोनिस्ट, दिस इज़ एंटागोनिस्ट, दिस इज़ पार्शियल एगोनिस्ट, दिस इज़ फुल एगोनिस्ट। अच्छा, कुछ लोग पार्शियल एगोनिस्ट को पार्शियल एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, और बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये रिसेप्टर है, ठीक है, इसके साथ आके ड्रग बाइंड की, और वो क्या कर रहा है, पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और पार्शियल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा। सो इट इज़ पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट। तो आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इनवर्स एगोनिस्ट अगर एग्जांपल दे दूं इसी के ऊपर, तो वो है ड्रग सिमिटिडाइन, ठीक है। सिमिटिडाइन क्या है, बेसिकली वो हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। और ये ड्रग्स हम तब देते हैं जब एनिमल्स में या इवन ह्यूमंस में भी यूज़ होती हैं, जब स्टमक एसिडिटी हो जाती है, HCl बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है बेसल लेवल पे भी, तो हम क्या करते हैं कि सिमिटिडाइन वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप इस तरह से एनिमल को लगाएंगे तो इवन जो बेसल एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, HCl प्रोडक्शन की, वो भी रुक जाती है। तो इट विल एक्ट एज एन इनवर्स एगोनिस्ट। उसके बाद हमारे पास एक दो और एगोनिज़म की टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एगोनिस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास लेट्स सपोज एक वो है नर्व है, ये उसकी सेल बॉडी, और आगे ये है उसका एक्सॉन, ठीक है। और फिर इससे आगे हमारे पास क्या है, एक और वो है न्यूरॉन है, ठीक है, यानी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से हमारे पास डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जाते हैं आगे, ठीक है। और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, सीरोटोनिन है, ठीक है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे पास।
अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने क्या करना है, यहाँ से निकलेंगे और वो यहाँ पे जाकर रिसेप्टर से एक्ट करके इस न्यूरॉन में चले जाएंगे और आगे वो इम्पल्सेस आगे जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है कि डायरेक्टली रिसेप्टर पे आके एक्ट होना और बाइंड करना, और इस वजह से जो है रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलेट हो रहा है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एगोनिज्म, डायरेक्ट एगोनिस्ट। लेकिन अब होता यह है कि जब यहाँ पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं और अभी बाइंड कर रहे होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व पे, तो क्या होता है कि इन द मीन वाइल बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक हो जाते हैं उसी न्यूरॉन के अंदर, और जब वो उसी न्यूरॉन के अंदर रीअपटेक हो जाते हैं तो वहाँ पे जाके तो यहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है, यानी कंसनट्रेशन कम है ड्रग की यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंडिंग कम होगी और इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि देयर आर फ्यू ड्रग्स जो कि हम देते हैं, वो ये जो रीअपटेक है इसको रोक देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ड्रग कॉल्ड सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। वो सेरोटोनिन को वापस रीअपटेक नहीं होने देगी, यहाँ पर सेरोटोनिन की क्या है क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इनडायरेक्टली सेरोटोनिन की एक्टिविटी, सेरोटोनिन का इफेक्ट आगे न्यूरॉन से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप रहती है वो क्या है, देयर इज़ सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर एक ड्रग है और वो सिंगल टाइप ऑफ रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही है तो वो सिलेक्टिव एगोनिस्ट है, और अगर वो वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही है तो वो क्या है, वो नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। एग्जांपल इसकी एट्रोपिन है, ठीक है। एट्रोपिन क्या है, वो कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि मस्करीनिक रिसेप्टर के ऊपर ही से इफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आप देखें एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन है तो वो क्या करती हैं, वो अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती हैं, वो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करती हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट्स, ठीक है, और ये सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं। उसके बाद एक और एगोनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एगोनिस्ट, ठीक है। वो ये एगोनिस्ट होता है कि an agonist or drug that binds other than ligand binding site on the receptor। बेसिकली ये लेट्स सपोज हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है, और इस या लेट्स सपोज वी हैव दिस रिसेप्टर, ठीक है। अब ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, ठीक है, लेकिन कोई ड्रग आती है और वो बजाय इस साइड पे बाइंड करने के वो क्या करती है, वो इधर जाएगी और इधर आके बाइंड करती है और फिर वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अदर देन लाइगेंड बाइंडिंग साइट अगर कोई किसी और साइड पर रिसेप्टर के जाके ड्रग बाइंड करती है और वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो हम उसको कहते हैं एलोस्टेरिक बाइंडिंग और एलोस्टेरिक एगोनिस्ट। और इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत थोड़ी सी आती हैं, बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो कि आपको पता होना चाहिए कि एलोस्टेरिक। अच्छा, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट एलोस्टेरिक तो क्वेश्चन मस्ट अराइज इन योर माइंड के अगर ऑपोजिट्स अदर देन नॉर्मल बाइंडिंग साइड पे जो बाइंडिंग है उसको अगर एलोस्टेरिक कहते हैं, तो नॉर्मल बाइंडिंग साइड पे जब एक ड्रग आके बाइंड करेगी तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टेरिक, ठीक है। ऑर्थोस्टेरिक एगोनिस्ट होते हैं जब भी, यानी कि सारी ड्रग्स ऑर्थोस्टेरिक एगोनिस्ट हम उनको कह सकते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आके लाइगेंड बाइंडिंग साइड पे ही बाइंड कर रही हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं ऑर्थोस्टेरिक एगोनिज्म, यानी वो इस जगह पे आके बाइंड करेंगी। लेकिन जब इस नॉर्मल साइड से हट के किसी और साइड पे बाइंड करेंगे तो उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एगोनिस्ट। उसके बाद द लास्ट वन इज़ फिजियोलॉजिक एगोनिस्ट, ठीक है। फिजियोलॉजिक एगोनिस्ट क्या करते हैं कि these are defined as compounds that produce same body effect but through an entire different receptor mechanism, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, दो एनेस्थेटिक एजेंट हैं, एक है प्रोपोफोल और एक है केटामिन। आप ये दोनों बॉडी में दे दें, दोनों ने जनरल एनेस्थीसिया ही कॉज करना है, लेकिन दोनों के यानी दोनों का फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स सेम है, लेकिन सिर्फ रिसेप्टर मैकेनिज्म डिफरेंट है। जो प्रोपोफोल है उसने गाबा रिसेप्टर से एक्ट करना है और केटामिन ने NMDA रिसेप्टर से एक्ट करके एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। सो फंक्शन सेम है, सिर्फ रिसेप्टर मैकेनिज्म डिफरेंट है। सो दीज आर कॉल्ड फिजियोलॉजिक एगोनिस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट
drug agonism. I hope you have understood all. Thank you.